नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले जान चुके हैं कि चर क्या होते हैं। तो चर और अचर। चर होते हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित जैसे x, y, z, इनका मान अलग अलग हो सकता है। और अचर क्या होते हैं? अचर को हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट। अचर को कहते हैं कांस्टेंट अर्थात नियतांक। अब नियतांक क्या होते हैं? नियतांक होते हैं जिनके मान हमेशा नियत रहते हैं, जैसे 1, 2, ये गिनती की जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वे सभी नियतांक होती है। तो हम कह सकते हैं जैसे पूर्णांक, और जैसे पाई का मान भी हमेशा नियत होता है 22/7। ये सभी क्या है? अचर है। और तो सीधा सीधा हम ये याद रख सकते हैं कि जिनका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है, या जो स्थिति के अनुसार, दशा के अनुसार जिनका मान परिवर्तित होता है वे चर कहलाते हैं, और जो नियत रहते हैं प्रत्येक स्थिति में वो अचर कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, जैसा कि हमने जाना, चर यानी जो परिवर्तित होते रहते हैं। तो परिवर्तित होते रहते हैं, तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का मतलब हम जानेंगे जिसमें दो चर होंगे। तो दो चर जैसे तो दो चर मतलब कुछ इस प्रकार के रेखिक समीकरण युग्म यानी जोड़े, और रेखिक समीकरण यानी जिनकी घात 1 होती हो। तो हम कुछ इस प्रकार के समीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे f(x = 2x + y), ये एक समीकरण है। इसी प्रकार एक और समीकरण है f(x = ये 5x + 3y। ये हमारे पास दो समीकरण हैं, तो 1 और 2। अब हम दो चरों वाले, तो दो चरों, एक चर और 2, मतलब दो चर हो गए। और रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक यानी जिनकी घात अधिकतम क्या हो? 1। तो अक्ष की तरफ से भी यह रेखिक समीकरण है, क्योंकि अक्ष की अधिकतम घात 1 है, और y की तरफ से भी यह रेखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें y की भी अधिकतम घात क्या है? दोनों में 1 है। तो ये क्या हो गए? रेखिक समीकरण। और युग्म यानी जोड़े। तो हमारे पास ये दो समीकरण है, तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म है। तो अब हम हमारी प्रश्नावली देखते हैं। तो प्रश्नावली में हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हमें दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो आफताब है, तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो माना कि आफताब की वर्तमान आयु क्या है? x है, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है। आफताब की वर्तमान आयु x और पुत्री की वर्तमान आयु y। आफताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व
तो वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व है। तो आफताब की आयु रही होगी 7x और उसके जो पुत्री है, आफताब की आयु रही होगी x-7, ठीक है, क्योंकि 7 वर्ष पहले, वर्तमान से 7 वर्ष पहले, और उस 7 गुनी आयु का था पुत्री से, तो 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु क्या थी? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, सबसे पहले ये लिखते हैं, आफताब की आयु क्या होगी? x-7, और उसकी पुत्री की आयु क्या होगी? 7 वर्ष पूर्व, y-7, ठीक है। तो आफताब कहता है कि मैं तुमसे क्या था? अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पहले पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो x-7 जो 7 वर्ष पहले उसकी आयु थी वो उसकी पुत्री की आयु थी y-7 से 7 गुनी आयु का था, ठीक है। आफताब की आयु उसकी पुत्री के आयु से 7 गुना है, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे पुत्री की आयु को हम 7 से गुना करते ही आफताब की आयु हमारे पास प्राप्त हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये 7 गुनी आयु का है। तो हम इसे हल करेंगे तो ये हो गया x-7 इज इक्वल्स टू 7y-7 49। अब इसे हल करेंगे तो x-7y इज इक्वल्स टू ये -49 + 7, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का और ये प्लस का हो गया, तो ये क्या हो गया? -42। इसको हम इस तरफ लाएंगे, यहाँ से 40, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, +42 और x-7y x-7y-42 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये एक इक्वेशन प्राप्त हो गई, या ऐसा कह सकते हैं ये हमें एक 2 चरों वाला रेखिक समीकरण प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अब हमें उसके उसके आगे दिया गया है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद, तो एक समीकरण तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया, और इसके बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु क्या होगी? 3 वर्ष बाद यानी आगे 3 वर्ष, तो x+3 और y+3 होगी। तो x उससे कितनी गुनी आयु का रह जाएगा? 3 गुनी आयु का रह जाएगा उसका पिता, मतलब आफताब अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा। तो x+3 जो आफताब की आयु है वर्तमान 3 वर्ष बाद में आयु होगी, वो उसकी पुत्री की आयु y+3 से 3 गुनी होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसे हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, इसको हल करेंगे तो ये 3y और प्लस 3 × 9, तो x+3 और इज इक्वल्स टू 3y + 9। इसको हम इस तरफ लाएंगे इन दोनों को, तो x-3y प्लस का हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 9 में से प्लस का 6 घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा -6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दूसरा समीकरण या दूसरी इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है? हमें करना है इनका बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त। तो बीजगणितीय रूप में तो हमने व्यक्त कर दिया, अब हम इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे।
तो जैसा कि हमने हमारी प्रश्नावली जो दूसरी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो समीकरणों को ग्राफीय रूप में किस प्रकार से ग्राफीय रूप में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अक्ष और वाई, तो अक्ष के जैसे जैसे मान रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें वाई के मान प्राप्त होते जाएंगे। तो अक्ष के मान हम रखेंगे, जैसे इन सबको हम मिटा देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सबसे पहले इसमें देखें तो अक्ष का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा, तो हमें तो अक्ष और y, अक्ष का मान अगर 1 रखेंगे, ठीक है, तो अक्ष का मान यदि हमने 1 रखा तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे अक्ष का मान रखा 1, तो 1 में ये प्लस का 1 हो गया, तो इसमें से ये गया तो 41 आएगा, माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो -7y = प्लस का 41 बराबर होगा, ये इस तरफ चला जाएगा तो y = -41/7 आ जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा, -41 में एक काम करते हैं 7, ये भिन्न में आ गया। इसी प्रकार अगर हम इसके लिए y के मान रखते हैं तो y का अगर मान हम 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो अक्ष का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 42, तो अक्ष का मान हमें 42 प्राप्त हो जाएगा। y का मान अगर हम 2 रखें या 1 रखें, y का मान अगर हम प्लस का 2 रखें, प्लस का 2 रखते हैं तो प्लस का 2 रखते ही हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 2 रखते हैं हम, माइनस का 2 रखेंगे तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा, -7 और -2, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, तो प्लस का 14 और माइनस का 42, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 42 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा वो होगा 28, तो -28 यहाँ पर बच जाएगा। और ये अक्ष, अब इसको 28 को हम बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो अक्ष = प्लस का 28 हमारे पास प्राप्त होगा, तो अक्ष = प्लस का 28। तो हम क्या करते हैं कि दो अगर ये रेखिक समीकरण है तो ये रेखिक समीकरण में हमें प्राप्त होगा कि जो भी ग्राफीय जो हमें ग्राफ इसका निरूपित करेंगे, ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे तो रेखिक समीकरण है, तो इनका हमें एक सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, और सीधी रेखा प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जैसे ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ में हमें सीधी रेखा कहीं भी प्राप्त करनी है तो हमें बस 2 बिंदु चाहिए, फिर आगे वाले बिंदु बिल्कुल उनके सामने ही आते जाएंगे, तो 2 बिंदुओं की सहायता से हम जो इनका ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर दूसरा देखें तो दूसरे समीकरण में भी हम इसी प्रकार से अक्ष और y का मान रखेंगे, तो इसमें भी हम अगर y का मान 0 रखेंगे तो हमें अक्ष का मान प्राप्त हो जाएगा 6, और y का मान हम अगर -1 रखेंगे तो हमें अक्ष का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। अब इसको हम ग्राफ में निरूपित करें तो ग्राफ में निरूपित होगा ये थोड़ा सा बड़ा आ गया, इन संख्याओं को 1 2 3 इस प्रकार से ये ग्राफ के जो बिंदु हैं वो आप जानते होंगे कि ये प्लस के और ये भी प्लस के, ये माइनस के और ये भी माइनस के। तो हमारे पास इसको अगर ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे तो ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं। लगभग हम 3 के ऊपर मानते हैं, तो सबसे पहले 3 मानते हैं, उसके बाद 6, फिर 9, फिर 12, फिर ऐसे करते 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 आगे, फिर ऊपर भी 3 0 हो गया यहाँ पे 6 9, फिर यहाँ पर -3, -6, -9 और ऐसे आगे -3, -6, -9, -12 ऐसे। अब हम इसे निरूपित करेंगे तो
जो ये पहले का है और ये दूसरा, पहले को निरूपित करेंगे तो ये आ गया 0, 0 के ऊपर अक्स का मान y का मान 0 होगा, अक्स का मान 42, तो अक्स का मान आएगा 42। तो लगभग ये मानो कि यहाँ से एक अक्स का मान 42 आया और y का मान क्या आ गया 0, तो ये एक बिंदु तो यहाँ पर हो गया। दूसरा बिंदु हो गया -2, तो अक्स का मान क्या है 28, तो ये यहाँ से अक्स का मान 28 मानो, ठीक है। इस बिंदु पर ये 28 और y का मान -2, तो ये रहा y और ये -2, तो ये लगभग यहाँ से ये बिंदु आएगा। अब ये क्या हुआ, ये हो गया 28 और ये -2, तो हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बिंदु मिलेंगे। ये हमारे पास जो पहले की x -7y -42 = 0 पहली इक्वेशन थी, उसका ग्राफीय निरूपण हो गया। दूसरी इक्वेशन है, इसका हम ग्राफीय निरूपण इस प्रकार से करेंगे, जैसे दूसरी इक्वेशन में x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 और y का मान 0, और आगे y का मान -1, तो ये रहा, और x का मान 3, तो x का मान 3 और y का मान -1, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो आगे जाकर ये कुछ यहाँ से मिलेगी, ऐसे यहाँ पर ये रेखाएं मिलेंगी, तो यहाँ पर इन एक जगह मिल रही है, तो इनके हमें इनका मान हमें प्राप्त होगा हल। तो इस प्रकार से हम इनका ग्राफीय निरूपण भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, उसको देखेंगे तो उसमें हमें दिया गया है दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, तो माना एक गेंद का मूल्य क्या है x और एक बल्ले का मूल्य y। तो हम एक जो क्रिकेट का कोच था उसने 3 बल्ले और 6 गेंदे, तो 3 बल्ले तो 3 बल्ले तो 3 बल्लों का मूल्य क्या हुआ, 3 बल्लों का मूल्य 3x और 6 गेंदे, तो 6 गेंदों का मूल्य क्या हुआ 6y, और ये पूरे जो रुपए लगे वो लगे जो कोच के 3900, तो ये कितना, ये कुछ इस प्रकार से लगे 3x + 6y = कितने लगे 3900, मतलब 3900 रुपये उस कोच को लगे। तो हमारे पास पहली इक्वेशन यहाँ पर ये प्राप्त हो गई। दूसरी इक्वेशन है, बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य क्या हुआ y, और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी +3x, ठीक है। तो गेंदों का मूल्य क्या है x, तो 3x + एक बल्ले का मूल्य 1300 रुपये प्राप्त 1300 रुपये हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का बीजगणितीय हमें रूप प्राप्त हो गया, इसको हम ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे। तो ग्राफीय रूप में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम पूरे में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास x + 2y = यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, और इसमें से 3 कॉमन लेंगे, या फिर इस जो 3 यहाँ से कॉमन लिया उसको इस तरह भाग देंगे, तो यहाँ पर 1 और 3 1300 हमें प्राप्त हो गए। तो अब
इसको ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार से x प्लस 2y, तो x का मान अगर 0 रखेंगे, जैसे x और y, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1300 का आधा 650। और x का मान अगर हम जैसे 100 रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त होगा, ये x का मान 100 इस तरफ से घट जाएगा और y का मान क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1200। 1200 को में 2 का भाग लगेगा तो 600। ऐसे ही इस तरफ x और y, अगर x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 1300। और y x का मान अगर हम 100 रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 300 गए, 300 को इस तरफ उठाए तो 1000 आएंगे, y का मान 1000 आ जाएगा। तो इसको हम ग्राफ में निरूपित करेंगे तो अब की बार हम 100 के पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे 13 तक लिखेंगे क्योंकि अधिकतम मान हमें 13 है। उसी प्रकार से इस ऊपर हमें जो पहली इक्वेशन थी जो ये प्राप्त हुई थी उसमें हमें 0 और 1300, x का मान 0 और y का मान 1300, तो ये यहाँ पर मानो 1300वां पॉइंट है। और ये आगे तो एक पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट है x का मान 100 और y का मान 1000, तो x का मान 100 और y का मान 1000, ये कुछ यहाँ से, तो एक रेखा इस प्रकार से आ गई। और दूसरी रेखा कैसे आएगी, x का मान 0 और y का मान 650, तो x का मान 0 और y का मान 650, तो ये यहाँ से आएगा कुछ, ये पॉइंट आएगा। और अगला है x का मान 100 और y का मान 600, तो x का मान 100 और y का मान 600, ये कुछ ऐसे आएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर काटेगी तो हमें इसका ये एक जो हल होगा इन दोनों का वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ग्राफीय रूप में निरूपित कर सकते हैं उसको। उसी प्रकार हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमारे ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार से हमने तो दूसरा क्वेश्चन किया, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा। तो हमारी ये प्रश्नावली 3.1 यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। धन्यवाद।